राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के बारे में। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन हैं कि सर ये भर्ती कब आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीईटी से बाहर होगी या सीईटी के अंदर होगी, इसका सिलेबस क्या होगा और पेपर कब होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो में हम मेन जो टॉपिक हैं जो कवर करने वाले हैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कितने पदों पर आएगी भर्ती, पदों की बात करेंगे, सिलेबस क्या होगा एंड भर्ती कब आएगी, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फोकस बनाए रखना, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इनके बारे में। तो देखिए, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके 12th क्लास में एग्रीकल्चर होना चाहिए। क्या जिनके भी 12th में एग्रीकल्चर हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, बट इसके अंदर भी एज का फैक्टर याद रखना, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, एज लिमिट। तो मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष। अब कई सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर अभी मैं 17.5 का हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो यार इसका सटीक आंसर आप लोगों को जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद ही आपको दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन में बोल दिया जाए कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का हो रहा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। बाकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। देन अगला क्वेश्चन आता है मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो याद रखना 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बात करें कि सर इसका पेपर कब होगा, अब यार बोर्ड ने नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया बट एग्जाम डेट, कहने का मतलब है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होने वाला है ये डेट पहले अलग थी बट इसको अब चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया गया है। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम 8/3/2026 को होने वाला है। कहने का मतलब यह है अरे कि आप लोगों के पास पूरा का पूरा 2025 बचा हुआ है और यहां पर भी आपके पास आगे 2026 के तीसरे महीने में जाकर ये पेपर हैं और अभी भी आपके पास 1 महीना ये बचा हुआ है। तो समय आप लोगों के पास बहुत है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से गोल बनाए कि हाँ, मुझे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है। अब कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है बट कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी पेपर दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को खुद को पता लग गया होगा कि कमियां कहां पर रही है, उन कमियों को आपको सुधारना है। जब भी तैयारी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कड़ी होती है जो है सिलेबस। किसका सिलेबस क्या है। कई बार स्टूडेंट को सिलेबस पता नहीं होता और अपने हिसाब से तैयारी करता है कि हाँ, जीके में ये पढ़ा, हिंदी में ये पढ़ा, एग्रीकल्चर में हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब हम पेपर देते हैं तब हमें पता लगता है कि यार वहां से तो क्वेश्चन आया नहीं है, हमारे पूरे क्वेश्चन वहां से आए नहीं है, कुछ क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी है इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारे के सारे आपके सिलेबस से ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, तो बिल्कुल उस सिलेबस को भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि एग्रीकल्चर से कौन से टॉपिक आएंगे, राजस्थान जीके के कौन से आएंगे और हिंदी के कौन से आएंगे, सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, देन हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, एग्जाम पैटर्न इसमें अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो इसके अंदर टोटल आप लोगों को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। कितने? 3 सब्जेक्ट हैं। पहला आपके पास आता है कौन सा? कृषि विज्ञान आता है। क्या आता है? कृषि विज्ञान आता है। और दूसरा सब्जेक्ट राजस्थान जी के आता है एंड थर्ड आता है हिंदी। तो ये 3 ही सब्जेक्ट है।
बट इसके अंदर भी मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की मेजर 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचें हैं। पहला आता है सस्य विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो एग्रोनॉमी से आपके 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे। कितने, 20 क्वेश्चन। फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। क्या आता है, हॉर्टिकल्चर, जिसे हम उद्यान विज्ञान बोलते हैं, और इससे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन अगला हमारे पास यहां पर आता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, और इसके भी आप लोगों को पेपर में 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से जो आपके कृषि सब्जेक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अब 60 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके पास हो जाते हैं 180। कहने का मतलब है 180 नंबर जो वेटेज है ना सबसे ज्यादा, वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का है। किसका है, एग्रीकल्चर का। भाई एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, आराम से 60 में से 40 क्वेश्चन तो करके आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 40 50 52 55 ऐसे क्वेश्चन वो करके आता है। बट इधर राजस्थान जीके और हिंदी में नहीं करके आता, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुकता है। तो मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप जब भी तैयारी करें, मतलब कृषि पर्यवेक्षक की, तो उसमें 2 सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट लेके चले। क्या, राजस्थान जीके है। अब राजस्थान जीके के अंदर भी कल्चर है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो इनका मार्क्स होगा टोटल 75। 75 नंबर का जो वेटेज है वो आपके राजस्थान जीके का होने वाला है। देन अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। अब हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, बट इन 15 में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सभी स्टूडेंट कर पाते हैं, बट बचे हुए नहीं कर पाते, तो उन पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे हिंदी में करीबन करीबन आप लोग 13 क्वेश्चन सही करें। कितने, 13। और एग्रीकल्चर में 60 में से 55 सही करें, और जीके के अंदर आप 18 से 22 क्वेश्चन सही करें, फिर आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बात करेंगे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन। तो इस पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और 15 क्वेश्चन हिंदी के। देन इसके बाद टोटल मार्क्स, तो टोटल आप लोगों का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हमने बात की एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो सिलेबस में आप लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब टुकड़ों में तोड़कर बताने वाला हूं। आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, सिलेबस देखा होगा, बट जिस तरीके से सिलेबस में बताने वाला हूं ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि बोर्ड सिलेबस जारी करता है, वो सिलेबस आपने देखा होगा, कई बार हम उसको समझ नहीं पाते, उसमें से कई सारे टॉपिक हम छोड़ देते हैं। वो गलतियां आप ना करो, इसीलिए इस सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है। सिलेबस वही है, मेरी तरफ से कोई लाइनें मैंने इसमें ऐड नहीं की है, सिलेबस वही पढ़ना है, बट पढ़ने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पढ़े तो कैसे पढ़े। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपके कृषि विज्ञान है, इसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है सस्य विज्ञान। क्या, सस्य विज्ञान, इसको काट के लिखना भाई यहाँ पे एग्रोनॉमी। क्या लिखोगे, तो एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी के जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, पूर्णांक 60 होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। अब चलिए बात करेंगे सिलेबस की। अब सबसे पहले बात करें सस्य विज्ञान के सिलेबस की। अब सस्य विज्ञान के सिलेबस को मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो पहले पॉइंट पे बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और कृषि। यार स्किप करने का मत सोचना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलना, ठीक है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और कृषि ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है, बट उसके अंदर पढ़े क्या ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना उसके अंदर 3 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। पहला, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है,
ये आपको कवर करना है। अगला, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, कहने का मतलब है आपको जो डेटा है उत्पादन का, क्षेत्र वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बताइए आम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है, संतरा सर्वाधिक किस जिले में होता है, संतरे का उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन देखो थर्ड, राज्य में कृषि, राज्य में कौन कौन सी खेती करते हैं, खेती के प्रकार आपको याद होनी चाहिए, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर और पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता है और उनका परिदृश्य क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सा आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। ये पहला टॉपिक है सस्य विज्ञान का। आप ये मत कहना कि सर यहां पर आपने पशुधन डाल दिया, ये बिल्कुल ओवरव्यू है, वैसे पशुधन बिल्कुल इसका एंड में आएगा, थर्ड वाले यूनिट में आएगा, ठीक है। तो देखो अगला सेकंड टॉपिक आता है कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में बाधाएं। जो हम खेती करते हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, जैसे कि राजस्थान में कृषि उद्यानिकी उत्पादन की मुख्य बाधाएं, ये आपको कवर करनी है, ये आपको पढ़नी है। अगला आता है थर्ड, जलवायु खंड और मृदा उर्वरता। अब यहां से तो यार हर बार कृषि पर्यवेक्षक के जितने भी पेपर हैं उठा के देखना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि यहां पर हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में टोटल कृषि जलवायु खंड कितने हैं, कोटा किस जलवायु खंड में आता है, बाजरे की फसल किस जलवायु खंड में होती है, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, सबसे आर्द्र जलवायु खंड कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो देखो राजस्थान में जलवायु खंड जैसा कि आपको याद है 10 हैं, तो ये आपको कवर करने हैं। इसके बाद मृदा उर्वरता व उत्पादकता, ये 12th में आपको दे रखा है, ये भी आपको कवर करना है। हाँ, ये भी बताऊंगा कि आप पढ़ोगे कहां से इन्हें, पहले वीडियो देखना, अगर आपके पास फुर्सत हो ना, समय हो, तभी ये वीडियो देखना, अन्यथा मजा नहीं आएगा। जब भी आपको समय मिले तब देखना, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी वो पहली सीढ़ी है कृषि पर्यवेक्षक बनने की, जो आपको आगे का रास्ता बताएगी कि आगे क्या करोगे, क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। इन सब सवालों के जवाब आपको ये वीडियो देने वाली है। इसीलिए बोल रहा हूं जब फुर्सत का समय हो ना तब बैठ कर देखना, बट स्किप मत करना। और अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगे, जो बताया है समझ में आया हो, तो एंड में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सही सटीक नॉलेज स्टूडेंटों के पास पहुंचे और पूरा फोकस आपकी जो दोनों आंखें हैं ना वो इधर बोर्ड पर बनाए रखना। मैं गारंटी देता हूं आपकी वो पहली सीढ़ी आप चढ़ जाओगे, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखो इसके अलावा मृदा उर्वरता और उत्पादकता की बात की, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फिर भूमि की बात करेंगे। अब भूमि में सारी ऊसर भूमियां, अम्लीय भूमि और इनका प्रबंधन, ये आपको 12th एजी केमिस्ट्री के अंदर ये आपको दे रखा है। इसके अलावा 12th एग्रीकल्चर के अंदर भी दे रखा है, बट बहुत डिटेल में आपको जो 12th की रसायन विज्ञान की बुक है उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है, तो ये वहां से आपको कवर करना है। मतलब एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, कोई बाहर से कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आगे देखो इसके बाद मृदाओं का प्रकार, राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, मृदा शरण कितने प्रकार का होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जल द्वारा कितने प्रकार है, वायु द्वारा कितने प्रकार है, ये सब डिटेल में पढ़ोगे। जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम मृदा शरण को और जल शरण को रोक सकते हैं, ठीक है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। अगला 5th वाला जो टॉपिक आता है, यहां से मैं ये नहीं बोल रहा कृषि पर्यवेक्षक में, सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है कि संख्या में कितने हैं, 17 है। ये तो कई बार पूछा गया, पहले कितने थे, 16 थे, नया कौन सा, निखिल है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा संरचनात्मक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो याद रखना पोषक तत्वों की उपलब्धता और स्रोत कि कहां से डालेंगे, यूरिया डालेंगे कितना नाइट्रोजन मिलेगा, डीएपी डालेंगे फॉस्फोरस कितना मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। देन अगला आता है 6 वाला टॉपिक, परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली।
टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा में क्या क्या शब्दावली है ये आपको याद करनी है, जो सस्य विज्ञान से संबंधित है, जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन से संबंधित है। देन अगला आता है 7th उर्वरक। और यार उर्वरक वाला जो चैप्टर है ना, ये भी आपको 12th एजी केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में आप लोगों को दे रखा है। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी पर आधारित हो जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी को ही एंड में सही माना जाता है। आप ये याद रखना। तो देखो उर्वरक, अब उर्वरक आप पढ़ोगे, जीवाश्म खादों का महत्व आपको पढ़ना है, ये 12th में भी आपको दे रखा है। प्रकार पढ़ोगे और बनाने की विधियां, ये 12th में दे रखा है, 12th एजी केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी 12th एग्रीकल्चर के अंदर भी दे रखा है और एजी केमिस्ट्री में भी आपको दे रखा है। नत्रजनन नाइट्रोजन वाले उर्वरक, फास्फोरस पोटेशियम उर्वरक ये पढ़ने हैं, और उर्वरकों के प्रकार जिसके अंदर आपको एकल, मिश्रित और यौगिक उर्वरकों के बारे में और इनके प्रयोग की विधियां आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। देखो यार सिलेबस बहुत सही सटीक और डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा ही सिलेबस मैंने जेट का भी डाला हुआ है और ऐसा ही मैंने पशु परिचर का भी डाला हुआ है, तो देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन बात करेंगे सिंचाई वाला, आपके एक चैप्टर आता है इरिगेशन, या आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा और 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, मतलब 11th एग्रीकल्चर में भी है और 12th एग्रीकल्चर में भी है। पढ़ोगे क्या, तो फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व, क्या महत्व है, इरिगेशन क्यों करते हैं, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें पानी मिलता है ना, जल मिलता है, 11th एजी के अंदर आपको पूरा दे रखा है। फसलों की जल मांग यह आपको 12th में दे रखी है, एक टेबल बनी हुई है। और प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सिंचाई की विधियां, फव्वारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, रेन गन आदि, मतलब ये उपकरण दे रखा है आपको, ठीक है। और जल निकास, इसका महत्व, जल निकास वाटर ड्रेनेज, अधिक जल भर जाता है खेत में, उसको बाहर निकालना, क्यों निकालते हैं, इसका महत्व आपको कवर करना पड़ेगा। तो इरिगेशन वाले आपके टॉपिक हो गए। देन आगे बढ़ो 9th नंबर पे सस्य विज्ञान में मृदा परीक्षण और समस्याग्रस्त मृदाएं। कहने का मतलब है मिट्टी का हम सॉइल सैंपल लेते हैं, क्यों लेते हैं, ठीक है, परीक्षण कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। और कौन कौन सी मृदाएं हैं जो समस्याग्रस्त हैं, जिनमें समस्याएं हो जाती है, ऊसर हो जाती है, ऐसी भूमियां अम्लीय हो जाती है, वो आपको कवर करनी है। जैसे कि मृदा परीक्षण और समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार कैसे करें। क्वेश्चन आता है ना कि अम्लीय मृदाओं में बताओ क्या डाले जिससे मृदा का सुधार होगा, सारी मृदाओं में क्या डाले, ऊसर भूमियों में क्या डाले, ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे। भाई आप लोग, आपके जो पुराने कृषि पर्यवेक्षक के पेपर हुए हैं, 2021 का हुआ हो, 18 का हुआ हो, वो सब आपको सोल्व करने हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वाकई में लव सर ने जो सिलेबस हमें बताया है, इसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इसमें से ही पूछे जाएंगे। देन अगला आता है 10th नंबर पे खरपतवार प्रबंधन, वीड, और वीड करके आपको 12th एजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, वहां से आपको ये कवर करना है। क्या क्या पढ़ोगे, खरपतवार की विशेषताएं, क्या क्या इंपोर्टेंस है खरपतवार के, क्या विशेषताएं हैं, वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, नुकसान क्या है और नियंत्रण करने की विधियां कौन कौन सी है। राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग, कौन कौन से रसायन हैं जो राजस्थान की फसलों में प्रयोग किए जाते हैं, वो आपको कवर करने हैं। 2,4-D का प्रयोग किस फसल में करते हैं, आइसोप्रोट्यूरोन का किस फसल में करते हैं, एलाक्लोर का किस में करते हैं, पेराक्वाट का किस में करते हैं, पेंडेमिथिलिन का किस में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। दलहनी फसलों के लिए खरपतवार नाशी दवा का नाम बताइए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। या रबी की फसलों के प्रमुख खरपतवार बताइए, है ना, खरीफ की फसलों के प्रमुख खरपतवार बताइए, इस तरीके से सत्यानाशी बताइए किस प्रकार का खरपतवार है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 4 12th एग्रीकल्चर के अंदर डिटेल में आपको दे रखा है। देन आगे बढ़ेंगे, अगला 11th नंबर का जो टॉपिक आता है, इसका नाम है मुख्य फसलों की जानकारी। फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। कई सारे बच्चे सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा है पूरा सिलेबस, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ना बालक, ऐसा नहीं होता। सिलेबस को जैसा बोर्ड ने दिया है ना, उसके अनुसार हमें कवर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि बोटनिकल नाम याद कर लिया, परिवार याद कर लिया और क्रोमोसोम याद कर लिया, हो गया सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है।
बोर्ड ने खुद जारी कर रखा है कि मैं क्वेश्चन इस जगह से पूछूंगा और यही पूछूंगा। तो जब इतना सब कुछ बता रखा है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कई बार यही होती है कि हम सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते, हम गलत डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। जो हमें पढ़ना नहीं होता उसे हम कवर कर लेते हैं और जो पढ़ना होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो देखो, कुछ फसलें हैं बट इनका पढ़ना क्या है तो देखना, निम्नलिखित फसलों की जलवायु, जलवायु आपको पढ़नी है। कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, खेत की तैयारी, उस फसल की किस्में, उस फसल का बीजोपचार, उस फसल की बीज दर, बुआई का समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतराशस्यन, पौध संरक्षण, कटाई, भंडारण और उपज। क्या और उपज, ये सारे के सारे टॉपिक जो नीचे फसलें लिखी हुई है, इन सभी फसलों में ये बस यही टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। इन टॉपिक को कवर करके चल जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फसलों का। अब आप लोगों को अलग अलग प्रकार की फसलें दे रखी, जैसे कि अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें क्या? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, गेहूं है और जौ है। देन दालें, दलहन, दलहन के अंदर मूंग, चंवला, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर। फिर आती है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। ये तिलहनी फसलें आपको दे रखी है। फिर अगली रेशेदार फसलें, जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, कपास है, बरसीम है, रिजका है, जय है, ये फसलें आपको दे रखी है। इसके बाद मसालेदार फसलें, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया। बस यही फसलें हैं जो आपको कवर करनी है। नकदी फसलें, ग्वार और गन्ना आपको दे रखा है, सुगरकेन आपको दे रखा है। तो इन सभी फसलों के जो पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए। इनके बॉटनिकल नेम, इनका परिवार यहां लिख देता हूं क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ है बट ये बेसिक कॉमन सेंस है। बॉटनिकल नेम, इसके अलावा फैमिली, इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, देन इनका ओरिजिन, ये भी पॉइंट आप ऐड कर लेना क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं जो कॉमन है। यार आप कृषि वाले स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो, तो ये तो बेसिक बेसिक पॉइंट हैं सभी फसलों के। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी फसलें हैं ना आपके सिलेबस में, करीबन करीबन 84 हैं, जिनके अंदर मैंने फलों को भी शामिल कर दिया, औषधीय को शामिल कर दिया, फूलों को शामिल कर दिया, वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो सभी 84 फसलों के बॉटनिकल नेम, परिवार, क्रोमोसोम नंबर, उनका उत्पत्ति स्थान, ये तो यार एटलिस्ट आप लोगों को याद होना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे यहां पर, अगला टॉपिक है 12 नंबर पे, बीज विज्ञान। क्या है? बीज, सोइल साइंस, सॉरी सोइल साइंस नहीं, सीड साइंस है ना। तो देखो यहां पर उत्तम बीज के गुण, कि उत्तम बीज क्या होता है, इसके गुण क्या है, बीज अंकुरण प्रभावित करने वाले कारक और बीजों के प्रकार, मतलब बीजों का वर्गीकरण अब आपने पढ़ा होगा। मूल केंद्रक बीज पढ़ा होगा, प्रजनक बीज पढ़ा होगा, आधार बीज पढ़ा होगा और प्रमाणित बीज पढ़ा होगा। तो ये याद करने हैं और यहां से क्वेश्चन आता है आपके टैग का, कि कौन से बीज के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। जैसे मैंने पूछा आप लोगों से कि आधार बीज के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। अब आधार, आधार कार्ड सफेद, तो सर सफेद रंग का टैग लगा होता है। ऐसे याद करना पड़ेगा ना, तभी तो याद होगा। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, फिर भी एक बार नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट है ना जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन करे या ऑफलाइन करे, या गांव में करे या शहर में करे, सभी के पास यार इस वीडियो को पहुंचा देना। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि सभी लोग सही सटीक तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करे, देन उसको कवर करे, उस सिलेबस को टुकड़ों में तोड़कर पढ़े, जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, अगला टॉपिक आता है 13 नंबर पे, शुष्क खेती। अब शुष्क खेती के नाम से ये आपको 12th एग्रीकल्चर में दे रखा है, ये भी आपको 12th में दे रखा है। शुष्क खेती का महत्व क्या है, तकनीक क्या है, और शुष्क खेती के लिए यहाँ पर किसमें इंपोर्टेंट हो जाती है, जो ये आप लोगों को कवर करनी है। ठीक है, देन अगला आता है 14, मिश्रित फसल और फसल चक्र। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। देखो, मिश्रित फसलों के प्रकार एवं महत्व आपको पढ़ना है,
फसल चक्र आपको पढ़ना है और इसका महत्व और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं ये आप लोगों को कवर करने हैं। इसके बाद अगला आता है 15 कृषि विभाग की योजनाएं, जो सस्य विज्ञान से संबंधित हैं। जो योजनाएं कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आपको याद होना चाहिए। कौन सी योजना कब चलाई गई, उसका उद्देश्य क्या था, बस इतना याद कर लिया ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि 12th पास वैकेंसी है। जो 12th वाले स्टूडेंट है जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी जो देखा, ये क्या देखा, सस्य विज्ञान का सिलेबस देखा है। बट इसी बीच में आप लोगों को बताना चाहूंगा, पशु परिचर का पेपर है आपका, कब है, दिसंबर फर्स्ट वीक में है। ठीक है, कई सारे बच्चों ने तैयारी की है, मैंने भी पशुपालन पढ़ाया है, एनसीईआरटी आधारित आप लोगों को पढ़ाया है, बट तैयारी अलग अलग जगह से कर ली। अब डाउट ये हो रहा है कि सर हम कैसे पता करें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो यार इसके लिए मैंने 10 मॉडल पेपर बनाए हैं जो आपके नए सिलेबस पर आधारित हैं और पुराने सिलेबस से 2 टॉपिक लिए गए हैं, पशु गणना और पशु मेले। ठीक है, तो उन सबको मिलाकर 10 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एक मॉडल पेपर के अंदर पार्ट बी के 45 क्वेश्चन है, तो ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं और जिनकी कीमत अरे इतनी कम है, इतनी कम है कि आपको विश्वास नहीं होगा। दिवाली धमाका ऑफर आपको दिया जा रहा है। इसकी प्राइस तो 99 रुपए थी डिस्काउंट के बाद, बट अभी इस प्राइस को मैंने और तोड़ दिया है और मात्र आप लोगों को पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है ये 49 रुपए में दी जा रही है, याद रखना 49 रुपए में। और इसके साथ सर हमें और क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे 49 रुपए में क्या लोगे, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, आपके जो पशु परिचर का पार्ट बी का सिलेबस है टॉपिक वाइज, इसके नोट्स एनसीईआरटी आधारित, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी टेस्ट पेपर के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, मौका है, चूक मत जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लेना कितने गहरे पानी में हो, क्योंकि कई सारे बच्चों ने तो सिलेबस ही गलत पढ़ा है, टॉपिक ही गलत पढ़े हैं। फिर पता लगेगा जब पेपर आएगा कि यार क्या पढ़ा था और क्या क्वेश्चन आ गया। तो एक बार है ना किस्मत आजमा के देख लेना, पता लग जाएगा कि एक पेपर में से 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर आप जो मेरे 10 मॉडल पेपर हैं और इनके 45 में से अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट कई सारे बच्चों ने लिया है, अब तक 40 तक नहीं पहुंचे हैं बच्चे, कुछ 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40-42 स्कोर किया है, नहीं तो अधिकतर नहीं कर पाए हैं। तो एक बार देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर यह आपको मिल जाएगा। अरे टेस्ट पेपर के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल में एनसीईआरटी आधारित नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देन अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के सिलेबस की कि सर उद्यान विज्ञान का सिलेबस क्या है। अब आपको पता है उद्यान विज्ञान से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कृषि पर्यवेक्षक में कितने आएंगे सर, 20 आएंगे। और यहां पर मार्क्स कितने, 60, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इसका भी हम देख लेते हैं सिलेबस टॉपिक वाइज। देखो उद्यानिकी का महत्व, हॉर्टिकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है, जैसे इसमें फलों एवं सब्जियों का महत्व आपको पढ़ना है, और वर्तमान में स्थिति क्या है और भविष्य क्या होगा यह आपको कवर करना है, ये बेसिक सा है। फिर एक टॉपिक आता है फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, ये आपको 12th में दे रखा है, और याद रखना 11th में भी दे रखा है। नर्सरी प्रबंधन के सिद्धांत कवर करने, पादप प्रवर्धन और पौधरोपण ये आपको कवर करना है इस टॉपिक से। फिर आता है फलों उद्यान की योजना। भाई हॉर्टिकल्चर से संबंधित कई सारे मिशन चलाए गए, कई सारी योजनाएं चलाई गई, तो योजनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फलों उद्यान के स्थान का चुनाव करना, और सॉरी ये योजना का मतलब दूसरी योजना है, लेआउट है, इसके अंदर फल लगाने की, बाग लगाने की विधियां, उनका लेआउट वगैरह आपको ये इसके अंदर कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देन हम बात करेंगे मौसम की विपरीत परिस्थितियां, जैसे कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो मौसम की विपरीत परिस्थितियों के अंदर आती है। पाला, बहुत ज्यादा पाला पड़ना, लू, गर्म हवाएं चलना, अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां और इनके समाधान। आपने देखा होगा कई बार आम में एकांतरण फलन हो जाता है,
लू बहुत तेज चलती है, कई बार पाला हो जाता है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फलों पर और सब्जियों पर, और इनका समाधान कैसे किया जाए, ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कवर करना है। अगला आता है 5th नंबर पे पादप वृद्धि नियंत्रक, और यार ये आपने 10th में पढ़े होंगे, है ना, बायो में भी पढ़े होंगे। पादप हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी पादप हार्मोन हैं वो आपको याद करने हैं। दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक ग्रोथ करने वाले, एक ग्रोथ रोकने वाले, जैसे ऑक्सिन वगैरह, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये आपको सारे के सारे कवर करने हैं, डिटेल में कवर करने हैं, ऑक्सिन के प्रकार पढ़ने हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से। देन अगला आता है 6 नंबर पे सब्जी उत्पादन की विधियां। सब्जी उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं? सब्जी उत्पादन की विधियां, सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन, भाई जो भी सब्जियां हम लगाते हैं, अधिकतर सब्जियों की हम नर्सरी लगाते हैं, तो आपको कवर करना पड़ेगा। बीज कितना लेंगे, बीज दर कितनी लेंगे, कौन सी दवाइयों से बीजों उपचार करेंगे, यह आपको यहाँ पर कवर करना होगा। देन आगे बढ़ेंगे, अगला आता है उद्यानिकी फसलों की जानकारी। क्या? उद्यानिकी फसलों की जानकारी। समझ में तो आ रहा है ना सबको यार? कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई है, अभी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया नहीं है, एग्जाम डेट आई है, और एग्जाम डेट आपको बता दी है, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहां पर आपके लिए कौन कौन से फल और कौन कौन सी सब्जियां आपके सिलेबस में दे रखी है जो आपको कवर करनी है। बट उससे पहले आप ये जानो किन फलों और सब्जियों में पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। गिनती के टॉपिक है, जैसे देखो जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन की विधियां, जीवाश्म खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, बीमारियां और इनका नियंत्रण, और साथ में ही इनके बॉटनिकल नेम, इनका परिवार, फैमिली, इनका ओरिजिन और इनके क्रोमोसोम नंबर, ये भी आपको कवर करने हैं। तो याद रखना ये बस यही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता है, पूछता है ना एग्जामिनर कि बताइए आम में प्रवर्धन की कौन सी विधि है जो प्रचलित है, अमरूद में कौन सी विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब देख लेते हैं फल कौन कौन है। तो इधर आपको फल दे रखे हैं, इधर आपको सब्जियां दे रखी है। देखो फल है आम फलों का राजा, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लसुआ और बील, ये आपको फल आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा सब्जियों में टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, कुकुरबिट्टे सी बहुत सारी आएगी इसमें, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली और पालक, ये सब्जियां आपको दे रखी है जो आपके सिलेबस में है, उद्यान के अंदर, है ना, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। आगे देखिए अगला आता है 8 नंबर पे जो टॉपिक आता है फल सब्जी का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन। आपने देखा होगा डिब्बाबंदी वगैरह आपने पढ़ा होगा कि हम फलों को सब्जियों को खराब होने से कैसे बचाते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो जेली वगैरह का नाम सुना होगा, अचार का नाम सुना होगा, जेम का नाम सुना होगा, मुरब्बा, कैंडी, है ना। तो इस तरीके से तो देखो यहाँ पर फल सब्जी का परिरक्षण या आपको कवर करना है, 12th में दे रखा है। इनका महत्व, वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य क्या होगा, और फल परिरक्षण के सिद्धांत और कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा फल परिरक्षण किया जाता है ना, और फल परिरक्षण करने के लिए कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। आगे देखिए 9th परीक्षण तकनीक। परीक्षण तकनीक क्या है, ये इसी का एक सब टॉपिक है, याद रखना। डिब्बाबंदी हम करते हैं, सुखाना, निर्जलीकरण करना, और राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां, ये आपको कवर करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तो बोलने को इन टॉपिक पे बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा, बट इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप इस वीडियो को ऐसे 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 करके देख रहे हो, है ना, क्योंकि नौकरी से मतलब ऐसा वो ज्यादा लगाव है नहीं कि हाँ यार बस थोड़ा सा समय दे देते हैं और फटाफट हम गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, सुपर फास्ट काम नहीं है। आप ऐसा नहीं हो कि एक सीढ़ी यहाँ है, छत यहाँ पर है, डायरेक्ट यहां से वहां छलांग लगा लो, आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चलना पड़ेगा। छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरोगे, और गिरोगे तो पता है क्या होगा। तो इसीलिए जब भी तैयारी करो ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी करना, समय बहुत है, ये मत के ना समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट छलांग लगा रहे हैं,
मुझे पता है छलांग लगाओगे आप, क्योंकि अभी तैयारी नहीं करोगे, तैयारी करोगे बिल्कुल एंड में, फिर कहोगे कि सर छलांग लगानी पड़ेगी, और एग्जामिनर भी छलांग लगा देता है, अरे राहुल रह गया कोई बात नहीं, ठीक है, वो ऐसा छलांग में होता है, याद रखना। तो देखो अब अगला आता है फल पाक और अन्य उत्पाद जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, जैसे कि फल पाक जिसको जैम बोलते हैं, अवलेह, जेली, कैंडी, शरबत, पानक, है ना, सॉस आदि बनाने की विधियां और कौन से फलों से बनाते हैं, कौन सा फल परिरक्षण या सब्जी परिरक्षण हम काम में लेते हैं, वो आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। अगला 11 नंबर पे टॉपिक आता है औषधीय पौधों और फूलों की खेती। 11th में पढ़ा होगा बेटा, है ना, 11th में दे रखा है 6 फूल दे रखे हैं और 6 आपके लिए औषधियां दे रखी है, वही औषधियां और वही फूल आपको कवर करने हैं। तो देखो औषधीय पौधों और फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, तो उन सब का भी आपको बॉटनिकल नाम, परिवार, उत्पत्ति स्थान, किस्में, जलवायु, मृदा, उपज, खरपतवार नियंत्रण, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, उपज, कीट, व्याधियां, ये सब कुछ आपको उनकी भी कवर करनी है। अगला टॉपिक आता है उद्यान विभाग की योजनाएं। तो राजस्थान के संदर्भ में जो योजनाएं चलाई गई है, जो हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित हैं, वो सारी की सारी योजनाएं आपको यहाँ पर कवर करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन अगला आता है हमारे पास पशुपालन, मतलब यूनिट सी, एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस। जैसा कि मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर है इसकी 3 ब्रांचें हैं। पहली हो गई एग्रोनॉमी, जिसके 20 क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है। फिर इसके बाद होती है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर से भी 20 क्वेश्चन। इसके बाद तीसरी एनिमल हस्बेंड्री, और इसके भी कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो याद रखोगे ना यार, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी है। अब हम बात कर रहे हैं पशुपालन विज्ञान की, और प्रश्नों की संख्या 20, पूर्णांक 60। देखो इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो देख लो। पशुपालन का महत्व, पशुपालन का हमारे कृषि में क्या महत्व है, ये आपको कवर करना है। कृषि में पशुपालन का महत्व, पशुधन का दुग्ध उत्पादन में महत्व एवं प्रबंधन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, ये आपको कवर करना है। देन फिर आता है पशुधन नस्लों की जानकारी। सर कौन कौन से पशु हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, और उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं जो हमें कवर करनी है। हाँ थोड़े बाल सेट कर लेता हूं ना। देखो निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता और उत्पत्ति स्थान, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आपने पशु परिचय में भी पढ़ा होगा। नस्ल किसी की भी हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबका मूल स्थान, सबकी विशेषता और सबकी उपयोगिता आपको याद होना चाहिए। सर अब जरा हमें बता दो कौन कौन से एनिमल है। तो देखो गाय, और गाय के अंदर कौन सी नस्लें हैं, बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूं, बहुत डिटेल में जा रहा हूं। गाय की आपको 9 नस्लें दे रखी है। देखो गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और मेवाती, ये 9 गाय की नस्लें हैं जो आपको कवर करनी है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन इसके अलावा गई, भैंस, पानी में, और भैंस की 6 नस्लें हैं, मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाना। क्या, महसाना, क्लियर। फिर बकरी, गरीब की गाय, बुजदिल प्राणी, चलता फिरता फ्रीज, और इसकी 4 नस्लें हैं, जमनापारी, बारबरी, बीटल, टगनबर्ग, और मैं कहूंगा कि यहां आप लोग सिरोही भी याद कर लेना, ऐड कर लेना। देन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भेड़ की नस्लें, और भेड़ की 8 नस्लें आपको दे रखी है, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अभिवस्त्र, अविकालीन। तो ये टोटल 8 नस्लें हैं। मामा, चोकरो, अवी अवी, जैसलमेर गए हो, बहुत ट्रिक से याद करवा रखा है। फिर आता है ऊंट प्रबंधन, और ऊंट प्रबंधन में ऊंट की आपको 3 नस्लें हैं, वैसे तो 9 नस्लें होती है बट आपको 3 कवर करनी है। फिर यहाँ पर पशुओं की आयु गणना, पशुओं की उम्र की गणना कैसे करेंगे, इनकी विधियां आपको कवर करनी है। देन देखो पशु औषधियां, कौन कौन सी औषधियां हैं जो हम पढ़ेंगे, तो यार ये आपको 11th में दे रखा है। सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा और दवाई देने का तरीका क्या होगा, जिनके अंदर
एग्जामिनर ने बहुत आसान काम किया है, सारी औषधियां नहीं दी है, बस कुछ कुछ औषधियां हैं जो आपको दे रखी है, जैसे जीवाणुरोधक औषधि, फिनाइल कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा, और लाइजोल, ये जीवाणुरोधक है। फिर इसके बाद विरेचक, विरेचक में मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल, इसको मेग सल्फ बोलते हैं। फिर उत्तेजक औषधियों में एक एल्कोहल और कपूर, मर्दन तेल, इसमें तारपिन का तेल दे रखा है, कृमिनाशक नीला तोता और फिनोविक्स। बस ये औषधियां हैं जो आपको कवर करनी है, और इनका प्रकार पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है, मात्रा पढ़ना है, और दवाई देने के तरीके आपको कवर करने हैं। क्या यहां तक का क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? सिलेबस बहुत डिटेल में ले गया मैं, बहुत डिटेल में। अगर इस वीडियो को देख लिया और इसके अकॉर्डिंग अगर ठान लिया कि कृषि पर्यवेक्षक बनना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो जीके हो, हिंदी हो, या एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हो, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस सिलेबस के, ठीक है? बस सिलेबस पढ़ना आपको पड़ेगा। आगे देखो, इसके बाद हम बात करेंगे पशुओं की बीमारियां, एनिमल ही चल रहा है, अब पशुओं की बीमारियों में क्या क्या पढ़ेंगे? तो रोग कारक, कि रोग किसकी वजह से होता है, उसके लक्षण क्या है, उपचार कब करेंगे, और साथ में टीकाकरण, ये भी आपको कवर करना है। और ये 12th एजी के अंदर बहुत डिटेल में दे रखा है। पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट रोग आपको पढ़ना है, खुरपका मुंहपका रोग पढ़ना है, लंगड़ी बुखार, लंगड़ा बुखार बोलते हैं, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनेला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों का चेचक, मुर्गियों का खूनी पेचिस, पेचिस, ठीक है? ये सारे के सारे रोग आपको कवर करने हैं, इनके रोग कारक, इनका लक्षण और इनके उपचार और इनमें टीकाकरण, ये याद होना चाहिए। ये आप 12th में भी पढ़ के आए हो, ये वही टॉपिक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है? देखो, एक और रोग ऐड कर लेना, लंपी त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीज, स्किन रोग, ये रोग भी याद कर लेना, जो कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा ये रोग होता है। देन आगे बढ़ेंगे, दुग्ध उत्पादन, अगला डेयरी केमिस्ट्री का है, और मैं ये कहूंगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 11th एजी केमिस्ट्री में लास्ट जो चैप्टर हैं वो आपको डेयरी, दुग्ध रसायन के नाम से दे रखा है, ये वही चैप्टर है, पूरा पढ़ लेना, बाहर नहीं जाएगा। देखो, दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया ये पढ़ोगे पहले आप, फिर दूध और खींच का संगठन, क्या क्या पाया जाता है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करें, है ना? फिर इसके बाद दुग्ध परिरक्षण कैसे करें, परिरक्षण एवं गुणवत्ता, वो देखा होगा, LT, HT, ST, ठीक है? दुग्ध वसा की मात्रा ज्ञात कैसे करेंगे, ये कवर करना है। अपेक्षित घनत्व याद रखना है, अम्लता, क्रीम पृथक्करण की विधियां, दही, पनीर, घी बनाने की विधियां, ये आपको डेयरी केमिस्ट्री के अंदर कवर करनी है। यही वो टॉपिक है जो आपके कृषि पर्यवेक्षक में आएंगे। देन दुग्धशाला का प्रबंधन, दुग्धशाला में दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई और उनको जीवाणु रहित करना, तो क्या क्या काम में लेते हैं ये आपको कवर करना पड़ेगा। देन लास्ट 7 नंबर पे आता है पशुपालन शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, है ना? टर्मिनोलॉजी का एक अलग वीडियो है जो मैंने कैप्टन एग्रो पर डाल रखा है, वो भी देख लेना आप लोग। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहरी, खूटा, नांद, ऐसी कई सारी शब्दावली हैं जो आपको कवर करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन यहां पर अब हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, और सामान्य हिंदी में प्रश्नों की संख्या होगी 15, पूर्णांक होंगे 45, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। क्या क्या टॉपिक है तो देखो, दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि विच्छेद आपको कवर करना है, ठीक है ना? मतलब संधि विच्छेद, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय और इनके संयोग से, है ना, शब्द इनकी पहचान करना, संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक्करण करना, यह आपको कवर करना है। फिर आता है इसके अलावा सामासिक पद, है ना, रचना, समस्त पद और विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद करना, प्रायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये आपने मतलब पूरी ग्रामर है हिंदी की, मैं आपसे ये कहूंगा, ठीक है? इसके अलावा शुद्ध शब्दी, सॉरी, है ना, शुद्धि शब्द करना, और शुद्ध लेखक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाक्य शुद्धि आपको, वर्तनी शुद्धि, ठीक है? ये सब कुछ अशुद्धियां वगैरह, व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना, ये आपको कवर करना है। ये फॉन्ट का मिस्टेक है, लिखा सही है, ठीक है? देखो,
फिर वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पर्टिकुलर वाक्य दे दिया जाएगा, एक शब्द पूछा जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, कोई अंग्रेजी का शब्द दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आता है, पक्का है, ठीक है, आता ही आता है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों, तो उसका एक हिंदी शब्द आएगा, कंफर्म है। फिर मुहावरे और वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित, यह आपको दे रखा है, और लोकोक्तियां आपको दे रखी है, तो ये क्या है, हिंदी का सिलेबस यहां पर हमारे पास है। देन अब हम बात करेंगे राजस्थान का सिलेबस, किसका, अब राजस्थान के अंदर जीके हैं, ठीक है, और जीके के अंदर मतलब राजस्थान जीके जनरल नॉलेज के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, ये तीनों आपको कवर करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 25, कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे 25, और पूर्णांक है 75, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। देखो, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें, ये आपके भूगोल का सिलेबस है, किसका, भूगोल, जो ज्योग्राफी है उसकी एक लाइन आपको दे रखी है, तो ये आपको कवर करनी है राजस्थान जीके के अंदर। फिर आता है इतिहास, और इतिहास हिस्ट्री की बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो यहाँ की सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यता आपको दे रखी है। देन प्रमुख व्यक्तित्व, महाराणा कुंभा के बारे में आपको पढ़ना है, महाराणा सांगा के बारे में आपको पढ़ना है, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, इसके अलावा सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि के बारे में ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में इनके हिस्ट्री आपको कवर करनी है। इन्होंने कौन से युद्ध लड़े, इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कौन कौन से युद्ध में हारे, कौन से में जीते, ये आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ये आपको यहां पर कवर करना है। देन इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, यह आपको कवर करना है। विभिन्न राजस्थानी बोलियां, अलग अलग बोलियां हैं हमारे राजस्थान के अंदर। कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, ये आपको वहां भी दे रखा है और यहां भी दे रखा है। फिर कृषि पशुपालन एवं व्यवसायिक शब्दावली है। फिर लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय कल्चर आ गया। प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेले, ठीक है। इसके अलावा राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, लोक नाट्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक नाट्य एवं कठपुतली कला आदि आपको यहाँ राजस्थान जीके के अंदर दे रखिए। विभिन्न जातियां, जनजातियां, स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण आते हैं क्वेश्चन हर बार। चित्रकारी, हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रशस्त्र शिल्प, काष्ठ कला, मृद मांड, मिट्टी कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे, गलीचे, जो आप भेड़ बकरियों के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा स्थापत्य, दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि आपको कवर करने हैं कि कहां पर हैं, किसने बनवाया, फेमस है ना भाई किसी न किसी चीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा संस्कार एवं रीति रिवाज, यह आपको दे रखा है। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, यह आपको कवर करने हैं। तो ये क्या है, अरे बोलो, ये राजस्थान जीके का सिलेबस है। क्या है, राजस्थान जीके का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया है। अब देखो यार, मैंने अब कृषि पर्यवेक्षक के बारे में सारी की सारी जितनी भी जानकारी है वो आपको दे दी है। जैसे कि क्या क्या, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पेपर कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और सिलेबस क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का कितने सब्जेक्ट होंगे, इनको डिटेल में बताया। अब आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया आपने, है ना, ये भी बताया एग्जाम डेट कब होगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी और कितने पद होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखो यार, भर्ती जो है यह आपके 2025 जनवरी फरवरी के अंदर आ जाएगी। कब, ये कोई मेरी वहां ऐसा मतलब रिश्तेदारी नहीं है, एक संभावना आपको बता रहा हूं कि यहां तक ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। क्या, यहां तक
कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन ये जारी कर देंगे। तो याद रखना 2025 में जनवरी फरवरी के मध्य में या जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आती है पदों की बात, पोस्ट कितनी होगी। तो यार जो पद होंगे ना वो आपके 500 के आसपास होंगे। कितने होंगे? 500। ये भी लगभग आपको बता रहा हूं, इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, बट आपको पदों को देखकर करना क्या है, आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। पद चाहे 270 हो या 500 हो या 400 हो या 600 हो, आपको तो तैयारी करनी है, आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये वेस्टेज है आपके लिए, इन चीजों पे फोकस नहीं करना। फोकस करना है तो आपकी स्टडी के ऊपर करना है कि हमें सही तरीके से सही सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, पक्का होगा। मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है आज बीज लगाया और दूसरे दिन आप आम खा लो, ऐसा नहीं होगा। आम का पेड़ आज लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 साल बाद फल आएंगे, फिर आप फल खाओगे। तो वैसे ही जो बच्चे आज से तैयारी करेंगे ना उनका सिलेक्शन होगा। जो 2026 जनवरी फरवरी में तैयारी करेंगे मार्च में पेपर देने के लिए, उनका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो याद रखना, तो आज से, अभी से एक सही सटीक रणनीति बनाकर सही सिलेबस के अनुसार तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो स्टूडेंट कैप्टन एग्रो या लव सर का जो कोर्स है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लो। अभी कोर्स वहां पर नहीं है, वहां पे हमारा पुराना वाला कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स है जो 999 रुपए में आपको दिया जा रहा है। नया कोर्स बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इनके एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इनकी नोट्स फाइल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और पेपर भी कई सारे आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया है उसको डाउनलोड कर लेना। और आपके सामने है अभी फिलहाल पशु परिचर की भर्ती। कौन सी भर्ती है? पशु परिचर की, जिसका पेपर कब है? आपका पेपर दिसंबर फर्स्ट वीक में है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों को 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मात्र 49 रुपए में दिए जा रहे हैं, जिसके साथ प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एनसीईआरटी आधारित, कौन से? एनसीईआरटी आधारित नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।